अगर आपके घर पे कोई पुरुष है जिनकी उम्र 50 साल या उसके ऊपर है और उनकी बातें, उनकी दिनचर्या, उनकी रातचर्या, उनकी एक्टिविटीज़, घूमने जाओ, कोई भी एक्टिविटी में बात सिर्फ पेशाब पे आके अटक जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक उम्र के बाद स्पेशली 50 के बाद पुरुषों में पेशाब की, यूरिन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके अंदर एक ऑर्गन होता है जो फीमेल्स में नहीं होता, प्रोस्टेट या गदूत, जिसका साइज बढ़ जाता है और वो यूरिन का फ्लो को नॉर्मली नहीं होने देता है। यूरिन का रास्ता यानी कि यूरेथ्रा, यूरिन पाइप को रोक कर कुछ प्रॉब्लम्स करता है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है जो डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इस कंडीशन को बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और ये पूरी तरह एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। जी हाँ, ये पार्ट ऑफ एजिंग है, लेकिन इसके वजह से सिवियर सिम्टम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली आज जब इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल से लेके पिल्स तक, पिल्स से लेके प्रोसीजर्स तक, और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें पैंट उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे एंजियोग्राफी प्रोसीजर्स जिससे प्रोस्टेट को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, जिसके आज वर्ल्ड में स्पेशली यूएसए जैसी जगह पे 25,000 से ज़्यादा केसेस केवल एक सेंटर में हो चुके हैं। आइए जानते हैं ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता क्या है और क्यों पुरुषों में एक उम्र के बाद दिक्कतें आती है यूरिन फ्लो में। हम पुरुषों में पेशाब की थैली के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट, जो एक छोटा सा अखरोट साइज का होता है। उम्र के साथ साथ वो धीरे धीरे बढ़ता है साइज में, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट एप्पल या उससे भी बड़ा। और इस वजह से जो उसके थ्रू यूरिन की पाइप गुजरती है उसको वो क्रश कर देता है। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कुछ कॉमन सिम्टम्स। पहला, हेसिटेंसी, यानी कि लाइन में खड़े हैं अंकल लेकिन उनको पेशाब शुरू ही नहीं हो रहा है, एम्बेरस हो रहे हैं, पसीना छूट रहा है, पीछे लाइन बढ़ती जा रही है, पर क्या करें, शुरू होने के लिए प्रेशर लगाना पड़ रहा है। उसके बावजूद बहुत टाइम लगता है शुरू होने में, कभी कभी 9 से 10 मिनट तक लगता है सिर्फ यूरिन स्टार्ट होने में, वो भी फुल प्रेशर लगने के बाद। सेकेंड, वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स दिया, क्योंकि पेशाब की पाइप इतनी पतली है तो धार जो है वो इतनी पतली आती है कि कभी कभी खुद के बैठ या चप्पल गीली हो रही है या इनफ प्रेशर नहीं बन पा रहा है एक तेज धार के लिए, जैसी जवानी में हो पता। थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, क्योंकि यूरिन ज़्यादा खाली नहीं हो रहा है, इसके बार बार जाना पड़ रहा है दिन में भी, और अनफॉर्चुनेटली रात को भी बार बार उठना पड़ रहा है। एंड लास्ट, जिसे बोलते हैं एक फिनिश लाइन प्रॉब्लम, की फिनिश लाइन दिखाई नहीं पड़ती। यूरिन पूरा पास कर लिया, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि खाली नहीं हुआ, अभी भी अंदर पेशाब जमा है, जो सोनोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री कई स्टडी से कंफर्म किया जा सकता है। हमने जाना कि ये होता क्या है, इसके वजह से दिक्कतें क्या आती है, ये होता क्यों है पुरुषों में, और इतना कॉमन क्यों हो गया है कि 60 साल की उम्र में 60% पुरुषों को हो रहा है, 80 साल की उम्र के बाद 80% पुरुषों को हो रहा है। एक प्रॉब्लम है एज, जिसकी वजह से सबको थोड़ी हद तक प्रोस्टेट बढ़ता है, पर किसी में शायद प्रॉब्लम ना दे। दूसरा है जेनेटिक्स, किसी किसी में टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। थर्ड मेजर रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिस वजह से एस्ट्रोजन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लोकल लेवल पे ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ये दिक्कतें देता है। अगेन ये कुछ एंजाइम्स की वजह से होता है इस उम्र में। तो ये सारी चीज़ें प्रोस्टेट को ग्रो होने में मजबूर कर देती है, जिस वजह से यूरिन पाइप दब जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब बात है मेन मुद्दे। इसका डायग्नोसिस कैसे करें? अगर ये सिम्टम्स है तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट या एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलना है। वो पहले कुछ आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसे कहते हैं आईपीएसएस स्कोर। आप खुद ऑनलाइन जाके ऑनलाइन आईपीएसएस कैलकुलेटर टाइप करके ये क्वेश्चंस आंसर करके अपना स्कोर जान सकते हो और ये जान सकते हो कि आपकी दिक्कत माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत सिवियर है। ये स्कोर के बाद वो आपका सोनोग्राफी कराएंगे देखने के लिए कि प्रोस्टेट सच में बढ़ा हुआ है, अगर बढ़ा हुआ है तो कितना साइज है, और यूरिन पास करने के बाद कितना पेशाब बचता है। तो वापस यूरिन पास करके आपको बुलाएंगे सोनोग्राफी के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें पीएसए लेवल होगा, और लास्ट में यूरोफ्लोमेट्री करेंगे, यानी कि आपको एक पॉट में पेशाब करने बोलेंगे, जिसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि यूरिन का प्रेशर कैसा बन रहा है और प्रोस्टेट में रुकावट तो नहीं है। कुछ एडवांस केसेस में यूरोडायनेमिक स्टडी या आधुनिक टेस्ट किए जा सकते हैं, हर केस पे नहीं। एक बार डायग्नोसिस बन गया, हमें पता चल गया कि ये पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, जिस वजह से इनको यूरिन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ट्रीटमेंट क्या है? अगर बहुत माइल्ड है तो ट्रीटमेंट शुरू होता है लाइफस्टाइल चेंजेस से। आपको शाम को 6 बजे के बाद पानी नहीं पीना है, मुश्किल से दवाई के लिए थोड़ा सा लेना पड़े ठीक है। मैक्सिमम पानी सुबह और थोड़ा बहुत दोपहर को खत्म कर दो, चाहे दिन में 3 साढ़े 3 लीटर पियो, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद पानी बंद करते जाना है ताकि रात को बार बार ना उठना पड़े। सबसे मेन लाइफस्टाइल चेंज। सेकेंड, सोने के पहले वॉलंटरी इंटेंशनल वॉइडिंग एंड डबल वॉइडिंग, यानी कि जब भी पेशाब करने जाओ, पेशाब खत्म होने के बाद भी 30 सेकंड रुको, फिर वापस देखो अगर थोड़ा पेशाब खत्म कर सकते ताकि ब्लैडर खाली हो जाए पूरी तरह। कुछ लोगों को बैठ के पेशाब करने में फ़ायदा मिलता है, यूरेथ्रल पैसेज क्लियर होता है तो एनाटॉमी की वजह से, इसलिए इजीली पूरा पास कर पाते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हो। रात को सोने के पहले ज़रूर पेशाब जाना है। जैसे हम बच्चों को हमेशा फोर्स करते हैं कि जाओ पेशाब करके आओ, वैसे
अगर किसी की उम्र ज़्यादा है और रात को उठना पड़ता है तो उसे बोलेंगे नहीं, सोने के पहले नहीं भी आया तो करके आओ एक बार पास। इसके अलावा ओबेसिटी और लाइफस्टाइल यानी कि डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, ये 4 पिलर्स को अच्छे से मेंटेन किया, मोटापा कम किया तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ये एक नई अनगिनत स्टडीज़ में आना है कि अगर आप ओबेसिटी और मेटाबॉलिक इश्यूज कंट्रोल करो तो आपका प्रोस्टेट हेल्थ बेटर हो जाता है, यूरिन इश्यूज बेटर हो जाते हैं। पर अगर आपके सिम्टम्स या दिक्कतें ऐसी हैं जो सिर्फ लाइफस्टाइल से नहीं ठीक हो रही है तो क्या ऑप्शंस है? माइल्ड स्टेजेस में पिल्स और सिंपल अल्फा ब्लॉकर्स और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हम देते हैं, उससे आराम आता है। मैदर का स्पाज्म कम होता है, पेशाब का रास्ता थोड़ा खुलता है और डूटास्टेरॉइड या 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जैसे मेडिसिन से क्रॉसफिट की ग्रोथ स्लो हो जाती है, थोड़ा बहुत रिवर्स भी होती है। पर अगर ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में जाए, दवाइयों के बावजूद नहीं कंट्रोल हो रहा, आईपीएस स्कोर बहुत बढ़ गया है, आपके पिताजी या दादाजी को बहुत दिक्कत हो रही है, तो ऑपरेशन की नौबत आ सकती। ट्रेडिशनली इसके सारे ऑपरेशन पेशाब के नली के रास्ते थे, जैसे कि TURP जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, खोले, और आजकल बहुत नए ऑपरेशन आ गए हैं, मेश, यूरोलिफ्ट वगैरह वगैरह। मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। पहली बात, मैं उसके लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक यूरोलॉजिस्ट बेहतर आंसर कर पाएंगे। बहुत जल्द ट्राई करेंगे पुलैब में एक डॉक्टर से ये सारे ऑप्शन जानने के लिए, एक यूरोलॉजिस्ट से। लेकिन मैं बात करूँगा प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन की। जी हाँ, ये एक आधुनिक ऑल्टरनेटिव है जिसमें आपको पैन बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके ग्रोइंग में या एक हथेली में छोटी सी बार ले जा सकते हैं सीधा उन नसों में जो प्रोस्टेट को सप्लाई करती है। आप सबने कोरोनरी या हार्ट एंजियोग्राफी के बारे में सुना है, पर यह है प्रोस्टेट एंजियोग्राफी। प्रोस्टेट एंजियोग्राफी करने के बाद जिस तरह हार्ट के डॉक्टर एक बंद नस को खोल सकते हैं, हम एक खुली नस को बंद कर सकते हैं। बंद नस को खोलने के काम को बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, खुली नस को बंद करने के काम को बोलते हैं एम्बोलाइजेशन। तो हम प्रोस्टेट आर्टरी में जाकर जो नस खुली है प्रोस्टेट की, गदूद की, उसमें पार्टिकल्स डालकर दोनों साइड की नसों को बंद कर देंगे, जिससे प्रोस्टेट या बदूद को ब्लड फ्लो मिलना बंद हो जाए। और धीरे धीरे समय के साथ जब बॉडी देखेगी प्रोस्टेट के इतने सारे बड़े एरियाज डेड है जो अननेसेसरी प्रोस्टेट को सूजन कर रहे थे, वो बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगी सेल्यूलर लेवल पे मैक्रोफेजेस द्वारा, जिससे प्रोस्टेट श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और पेशाब का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। इसका इफेक्ट 10 से 15 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। 3 महीने तक फाइनल इफेक्ट का हम वेट करते हैं। इसका टेक्निकल सक्सेस नियरली 99% है, यानी कि 100 में से शायद एक पेशेंट में हमें कहना पड़े कि प्रोस्टेट की नसें इतनी जटिल है या पेनिस और आजू बाजू की मुंह की नसों से आ रही है कि हम नहीं कर सकते, नुकसान पहुंचने का रिस्क की। क्लिनिकल सक्सेस रेट 90 to 92% के बेस्ट हाथों में, यानी कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी कर लिटरेचर में भी, जहाँ 99 में से किए गए एम्बोलाइजेशन में 92 92 को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा और सिग्निफिकेंटली आईपीएस स्कोर फॉल हो जाएगा ऑलमोस्ट बाय 10 to 12। इसके बाद हाई चांसेस है आपको दवाई ना खानी पड़े या आप डूटास्टेरॉइड कंटिन्यू कर सकते हो ताकि प्रोस्टेट दोबारा जब भी ना सूझे। एक बार सक्सेस आने के बाद क्या रिकरेंस का चांस है? जी हाँ है। स्टडीज बताते हैं कि 12 से 17% लोगों को 5 साल के अंदर दोबारा ये बढ़ सकता है, दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट किया जा सकता है, या अगर पेशेंट को लगता है नहीं मैं बार बार ये नहीं करा पाऊंगा तो वो TURP के लिए जा सकते हैं। IMU TURP बिना रिकरेंस का नहीं है, उसमें भी 5 साल में लोअर रेट है पर है रिकरेंस कुछ केसेस में, क्योंकि प्रोस्टेट अगर बढ़ना है तो बढ़ना है, स्पेशली अगर ओबेसिटी, जेनेटिक्स, मेटाबॉलिक फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं और फिर प्रोस्टेट को सूजन कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन रिस्क की बात करूँ तो आज तक हज़ारों पेशेंट्स में, चाहे वो US डेटा हो, हमारा पर्सनल डेटा हो, हमने मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे हैं। एक डर सिर्फ होता है नॉन टारगेट एम्बोलाइजेशन, जिसमें गलती से पार्टिकल्स लिंग या पेनिस की नस में जाके अल्सर कर सकते हैं, जिसको हीलिंग में टाइम लग जाता है। अगेन कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, बहुत रेयरली एक्ल डिस्फंक्शन या कुछ रिपोर्टेड है, पर सर्जरी से मैं कहूँगा 100-150 गुना कम। सो ऐसे बहुत ही अननोन मेजर या ट्रांजिएंट कॉम्प्लिकेशन देखे गए हैं, पर यूजुअली रिवर्सिबल। अभी तक लकीली टचवुड हमने किसी केस में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखा है जिसमें BPH प्ले प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन किया। यूजुअली पेशेंट का क्लिनिकल सक्सेस 10 से 15 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। बाय 1 to 3 मंथ्स हमें मेजर चेंज दिखते हैं उनके यूरिन पैसेज ए तरीके में। कई पेशेंट हमें बताते हैं जिनको कैथेटर डला हुआ था, कैथेटर निकल गया, जिनको पेशाब रुक रुक के बीच स्टीम आती थी, वो बताते हैं सर मेरी स्टीम बिल्कुल जवानी जैसी हो गई है, रातों को उठना नहीं पड़ता है पेशेंट्स को। बहुत मेराकुलस रिजल्ट्स दिखते हैं जिनमें TURP आता है। सो हमने डिटेल में बात की प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन इन नॉवल इंटरवेंशनल मैजिकल थेरेपी के बारे में, जिसमें एक छोटे से पिन होल से, बिना किसी ब्लेड के, बिना किसी टाके के, बिना किसी स्कार के हम एनलार्ज प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने दादाजी, नानाजी, पिताजी से ज़रूर शेयर करें, शायद उनको बहुत काम आए। और एंड स्क्रीन पे और वीडियोस दे रहा हूँ ताकि आप इस बीमारी और इसके इलाज को और समझ पाओ। आई होप ये वीडियो हेल्प करे। सुरक्षित रहें, सुषुप्त रहें।